राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और करते हैं आज की क्लास शुरू। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, कल हमने डिस्कस किया था अपने सिलेबस के बारे में कि राजस्थान की हिस्ट्री में हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्या कुछ पढ़ेंगे, वो सब मैंने बता दिया है। तो आज ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी टॉपिक पर। तो आज अपना पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास का परिचय। देखिए, रोजाना जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा, पर आज एक टॉपिक हम कवर कर ही लेंगे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास का परिचय। ओके, तो आज अपनी पहली क्लास है, हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री। इससे पहले भी अब आप में से कुछ बच्चे वो होंगे कि कहेंगे इससे पहले आपने परिचय तो करवा दिया है। परिचय करवा तो दिया है, पर उस क्लास को आपने देखा होगा शायद, उसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी। तो वॉइस प्रॉब्लम थी तो उसमें कुछ भी, जैसे 2 मिनट चला, 2 मिनट के बाद में वॉइस प्रॉब्लम आ गई, 2 मिनट चला, ऐसे करके वो क्लास थी। तो वो मैंने अनहाइड कर दी, यहाँ से हटा दिए वापस। और इसलिए इसमें हो सकता है इस क्लास में आपके पास आवाज़ बेस्ट आ रही है। कमेंट में बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ में कहीं रुकावट तो नहीं है, ये सब कुछ आप बता देना। इसलिए ये क्लास दोबारा लेकर आया हूँ, अब रेगुलर चलेगी और वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक बार मैं दोबारा से आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो अपना टॉपिक आज का रहेगा राजस्थान के इतिहास का परिचय, परंतु हम ये सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप सिलेबस के बारे में देखना चाहो तो पिछली क्लास में देख सकते हो, ये सारा आपके सामने मैंने सिलेबस ही लगाया है। ओके, ये सब अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखना, ये सब टॉपिक जो आपके सामने हैं, ये सब के सब हम सिलेबस में पढ़ेंगे। और इनमें से अब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपके, इन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लेना। ओके, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये अलग से हैं। और ऊपर वाले इनमें भी पढ़ना है, पढ़ना क्या नहीं है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। ये सब के सब नोट्स जो है, अब एक और बता देते हैं साथ में चलनी पड़ी बात। तो ये नोट्स जो आपके सामने मैं आपको करवा रहा हूँ, सब लिखित रूप में होंगे, जैसे अब लिखे हुए हैं मैं समझाने का काम करूँगा। और ये नोट्स आरएएस के हैं, अपना चैनल भी आरएएस का है, हम तैयारी भी आरएएस की करवाएंगे, आरएएस लेवल की करवाएंगे। ओनली आरएएस नहीं है, आरएएस लेवल की तैयारी करवाएंगे। जो आरएएस की तैयारी करता है वो भी जुड़ सकता है, आरएएस से छोटी कोई वैकेंसी की तैयारी करते हैं वो तो जुड़ ही सकते हैं। ओके, तो आरएएस लेवल की तैयारी करवाएंगे, नोट्स भी आरएएस के है। और जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन देते हैं वो भी हम आरएएस के ही देते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना। ओके, तो चलिए अपना आज का टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का परिचय। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए आपके सामने आ चुका है आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान के इतिहास का परिचय। हम राजस्थान के इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको शायद पता होगा। अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं ना, राजस्थान की हिस्ट्री करनी है, इंडिया की हिस्ट्री करनी है, तो हिस्ट्री शब्द क्या है। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसके बाद में हिस्ट्री जो शब्द है ये ग्रीक शब्द, ग्रीक यानी कि यूनानी, ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं। यूनानी शब्द हिस्ट्री से निकल कर आया, किससे, हिस्ट्री। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है राजस्थान के इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द हिस्ट्री से निकल कर आया है। यहाँ तक ये समझ आ चुका होगा। लेकिन ये बेसिक जानकारी है, यहाँ से कुछ भी कभी भी पूछा नहीं जाता है। हाँ, ये पूछा जाता है, लेकिन बड़े एग्जामों में पूछा जाता है स्पष्ट क्वेश्चन कि हिस्ट्री शब्द कहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, इतिहास क्या है। इतिहास लिखित साक्ष्य प्राप्त जिन्हें पढ़ा जा सकता है। लिखित साक्ष्य प्राप्त, साक्ष्य यानी कि साक्ष्य होते हैं सबूत, सबूत कोई भी प्रमाण होते हैं या सबूत होते हैं। लिखित साक्ष्य प्राप्त जिन्हें पढ़ा जा सकता है वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के इतिहास की बात नहीं कर रहा। ये देखो, इतिहास यहाँ सिर्फ राजस्थान इतिहास की बात हो रही है। इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो इतिहास का प्रारंभ सभ्यता के काल से माना जाता है। यानी कि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 काल आते हैं। आधुनिक काल में तो जो एकीकरण हुए थे, क्रांतियाँ हुई थी, वो सब आ गया।
मध्यकाल में जो राजवंश हुए थे वो आ गए, और प्राचीन काल जो कि प्रारंभिक काल था उसमें सभ्यता आती है ना, सिंधु घाटी सभ्यता कह दें, मिस्र की सभ्यता कह दें, ये सब। तो इतिहास का प्रारंभ माना जाता है सभ्यता के काल से। कहाँ से? सभ्यता के काल से। परंतु राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ पूछे ना, राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है राजपूताना काल से। कहाँ से? राजपूताना काल से। ओके, यहाँ तक आपको सब कुछ समझा चुका होगा। देखिए, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्ट्री से निकल कर आया। इतिहास क्या है? इतिहास लिखित साक्ष्य प्राप्त जिन्हें पढ़ा जा सकता है। इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? सभ्यता के काल से माना जाता है। राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो राजपूताना काल से माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, आज ये एक टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। सामान्य परिचय आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने टॉपिक के भाग के अनुसार चलेंगे। तो देखिए, ये एक आकृति मान सकते हो आप राजस्थान की। ओके, राजस्थान की आकृति कैसी है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? तो आकृति, राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान किसने बताई? तो T.H. हेंडले ने बताई है। ओके, राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है, किसने बताई? T.H. हेंडले ने बताई है। राजस्थान को किस किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान को राजस्थान, राजपूताना, राजस्थान भी कहा जाता है। 3 नामों से जाना जाता था, राजस्थान, राजपूताना, राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? तो इस शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा। कब कहा? तो सन 1800 ईस्वी में कहा, लेकिन मौखिक रूप से यानी कि बोल कर कहा था। ओके, लेकिन राजपूताना शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किसने किया? तो विलियम फ्रैंकलिन ने किया। किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने किया। देखिए, राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग जॉर्ज थॉमस कब किया? सन 1800 ईस्वी में। राजपूताना शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन ने किया। कब? तो सन 1805 ईस्वी में। कब? 1805 ईस्वी में। देखिए, विलियम फ्रैंकलिन ने ये राजपूताना शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किया है, तो कहीं तो लिखा होगा, तभी तो लिखित रूप है। तो कहाँ लिखा? अपनी पुस्तक में लिखा। पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ओके, तो यहाँ तक आपको, मुझको लगता है, सब कुछ समझा गया होगा। अगर किसी को कुछ भी समझना आए तो वो कमेंट में बता देना, दोबारा से समझा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, राजस्थान या राजस्थान, मैंने 3 नाम बताए थे, राजपूताना, राजस्थान और राजस्थान। 3 नामों से राजस्थान को जाना जाता था। इसके अलावा कुछ और नाम थे, लेकिन वो इतने प्रचलित नहीं थे। लेकिन मैंने अब बात कर ली राजपूताना की, तो मैंने बात कर ली राजपूताना किसने कहा था, कब कहा था, किस पुस्तक में कहा था, ये सब कुछ हो गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया है। ओके, एक एक बात ध्यान से बताता जाऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल, पर आपको समझना होगा ये नोट्स बहुत हेवी लेवल के हैं। हाँ, अभी शुरुआत है इसलिए आपको आसान लग रहे होंगे, या फिर ये पहला टॉपिक है इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा आसान होगा, परंतु इसमें सब कुछ आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा कि एक टाइम आप RS में भी बैठ जाओ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, देखिए,
राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने अब इसका प्रयोग तो किया है, पर किस में किया है? तो कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम क्या है? एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजी में इसका नाम है। ये दोनों नाम, ये पुस्तक एक ही है, इस पुस्तक के ये दो नाम हैं। ओके, इस पुस्तक के कितने भाग थे? तो 2 भाग प्रकाशित हुए। कितने भाग? 2 भाग प्रकाशित हुए। एक तो 1829 में हुआ था, एक 1832 में हुआ था। तो राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया, अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक के 2 भाग थे, 1829 और 1832 में प्रकाशित हुए। जो भाग इस पुस्तक का 1829 में प्रकाशित हुआ था, उसमें सामंतवादी, जागीरदारी और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया था। राजस्थान की सामंतवादी, जागीरदारी और भौगोलिक स्थिति है, उसका वर्णन किया गया था। परंतु 1832 में जो भाग प्रकाशित हुआ, उसमें राजस्थान के मेवाड़ व मारवाड़ राजवंश की चर्चा की गई। यहाँ तक मुझको लगता है आपको समझ आ चुका होगा कि किस भाग में तो मेवाड़ व मारवाड़ राजवंश की चर्चा की गई, किस पुस्तक में? पुस्तक का नाम आपको पता है। कब? 1832 में भाग 2 में, और भाग 1 में राजस्थान की सामंतवादी व जागीरदारी और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया। ओके, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की थी, परंतु कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? यति ज्ञानचंद्र। कौन? यति ज्ञानचंद्र। उनको कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक अपने गुरु को क्या कर दी थी? समर्पित कर दी थी। क्या कर दी थी? समर्पित। ध्यान रखना, क्या कर दी थी? समर्पित। तो पूछा जा सकता है कर्नल जेम्स टोड ने एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान या अपनी प्रथम पुस्तक किसको समर्पित की? तो अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को। इस पुस्तक के संपादक कौन थे? तो संपादक थे विलियम क्रुक। कौन थे? विलियम क्रुक। यहाँ तक आपको सब कुछ समझा चुका होगा कि इस पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक। नेक्स्ट, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और बात, अब ये क्लास मैंने कहा था, कल भी मैंने कहा था कि मैं क्लास नहीं लेकर आऊँगा, परंतु एक डेमो के लिए ये क्लास आपको दे रहा हूँ। इसके बाद में इस क्लास पर मुझे 50 लाइक चाहिए। अगर 50 लाइक आए और कमेंट में आपका नो और यस का रिजल्ट चाहिए कि आपको बेस्ट कितनी की लगी, कैसी लगी, जो भी आप बुरा अच्छा कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि आपको लगी कैसी है क्लास। ठीक है, ये बताओ कि ताकि मैं आगे और ला सकूँ। क्लास तो आपके लिए आएगी, ये तो फिक्स है। मैंने कह दिया कि आप चाहे बुरा लिखोगे अच्छा लिखोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लास तो लेकर आऊँगा। परंतु आप अगर आपकी मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसा, अगर आप बेस्ट और लिखते हो तो आगे क्लास इससे भी बेटर लेकर आऊँगा, और बेटर। ठीक है, कुछ भी हर एक क्लास में आपको पता है कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो आगे क्लास में और ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करूँगा कि कुछ आपको और प्रभावित करे या फिर आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से हो। ओके, तो इस क्लास पर कम से कम आप 50 लाइक लेकर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड की पहली पुस्तक की तो हमने बात कर ली है। कर्नल जेम्स टोड की पहली पुस्तक के कितने भाग थे? 2 भाग थे। कितने भाग? 2 भाग। अब हम दूसरी पुस्तक की बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते थे? वेस्टर्न ट्रेवलिंग ऑफ इंडिया। क्या कहते थे? वेस्टर्न ट्रेवलिंग ऑफ इंडिया। ओके, कब प्रकाशित हुई? 1839 में।
कब प्रकाशित हुई? 1839 में। इसमें किस चीज़ की जानकारी थी? जैसे कि बात करूं, पहले जो हमने पुस्तक पढ़ी है, एक पुस्तक पहले भी पढ़ी हमने, देखो इसमें जानकारी थी सामंतवादी, जागीरदारी, भौगोलिक, मेवाड़ व मारवाड़ राजवंश की चर्चा की। परंतु यहाँ बात करें, दूसरी पुस्तक है, इसमें जानकारी किस चीज़ के बारे में थी? तो इसमें जानकारी थी अंधविश्वास, कुरीतियों के बारे में जानकारी। जो अंधविश्वास फैलाते हैं या कुरीतियाँ होती है उनके बारे में जानकारी दी थी कर्नल जेम्स टोड ने। किस पुस्तक में? तो अंधविश्वासों के बारे में जानकारी किस पुस्तक में दी? तो पश्चिम भारत की यात्रा या वेस्टर्न ट्रेवलिंग ऑफ इंडिया में दी है। चलिए, प्रकाशित 1839 में हुई है। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वह पुस्तक कौन सी है जो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? तो पश्चिम भारत की यात्रा। हुई तो और भी है, परंतु कर्नल जेम्स टोड की खुद की पुस्तक पूछी है, तो खुद की पुस्तक तो यही होगी ना, पश्चिम भारत की यात्रा। ओके, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में हो चुकी थी। कब हुई थी? 1835 में मृत्यु हो चुकी थी और यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है 1839 में, तो मृत्यु के 4 साल बाद प्रकाशित हुई थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड की बात कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ओके, अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। किसी को कुछ समझना आए तो बेक करके देख लेना, फिर भी समझना आए तो कमेंट में बता देना। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। इंग्लिस्तान प्रांत इंग्लैंड में हुआ था। 1799 में भारत में आए थे कर्नल जेम्स टोड। बंगाल में, भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आए? तो बंगाल में आए थे। कब आए? 1799 में। 1806 में मांडल भीलवाड़ा में सर्वप्रथम आए थे कर्नल जेम्स टोड। 1813 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल की उपाधि धारण की थी। 1813 में कर्नल की उपाधि धारण की थी। 1813 में कर्नल की उपाधि धारण की। 1817-18 ईस्वी में मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट, ये PA का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट, के रूप में नियुक्त करे गए थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड की बातें चल रही है यहाँ पर। तो 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया ने 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करी। देखिए, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ का शासक कौन था? भीम सिंह। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ का शासक कौन था 1818 में? तो भीम सिंह। भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की थी? संधि की थी। किसके प्रयासों से की थी? तो कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से की थी। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर बेटर है। अब देखिए, एक बार दोबारा से थोड़ा और बता देता हूँ, बाद में दोबारा से करेंगे, ठीक है। 1822 ईस्वी में कर्नल टोड इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? इंग्लैंड। कब गए? 1822 ईस्वी में। इंग्लैंड जाते समय कर्नल टोड मानमोरी शिलालेख को अपने साथ ले गए तथा समुद्र में फेंकवा दिया। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु मैंने बता दी 1835 ईस्वी में हुई थी। और कर्नल जेम्स टोड को एक और नाम से जाना जाता था, घोड़े वाले बाबा के। किस नाम से जाना जाता था? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से कर्नल जेम्स टोड की बातें कर रहा हूँ।
थोड़ी की, अब ठीक है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। आपको बता दिया, मैं समझाऊंगा नहीं। जन्म 1782 में हुआ था। इंग्लिस्तान प्रांत इंग्लैंड में हुआ था। 1799 में भारत में आए थे, बंगाल में। 1806 ईस्वी में मंडल भीलवाड़ा आए। 1813 में कर्नल की उपाधि धारण की। 1818 ईस्वी में मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त करे गए। जनवरी 1818 को मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल टोड के प्रयासों से ही ईस्ट इंडिया के साथ सहायक संधि की। 1822 ईस्वी में कर्नल टोड इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। देहात हुआ था 1835 में। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में, और उपनाम घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक की सारी बातें हमने कवर कर ली है। अब हमारी बातें रही है थोड़ी बेसिक परिचय का, मतलब है अब हम रियासतें, ठिकाने और चीफ कमीशन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बस ये लास्ट है और अपना बेसिक परिचय कवर हो जाएगा। फिर हम बात कल करेंगे नए टॉपिक के साथ। चलिए, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमीशन प्रांत। प्रांत का मतलब है क्षेत्र। वो एक चीफ कमीशन क्षेत्र था, उसका नाम पूछा जा सकता है, तो उसका नाम था अजमेर। कौन सा था? अजमेर। तो रियासतें 19, ठिकाने 3 और चीफ कमीशनर क्षेत्र 1। वो कौन था? अजमेर। अजमेर में एक पद होता था, पद वो था एजीजी का। क्या था? एजीजी। एजीजी की फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। ठीक। एजीजी की बात करें अगर हम, तो एजीजी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये राजपूताना रेजिडेंसी है, उसने एजीजी की स्थापना की थी। एजीजी के लिए मुख्यालय बनाया जाता था। एजीजी जहाँ बैठता था वो राजपूताना रेजिडेंसी बनाती है, और राजपूताना रेजिडेंसी ने अजमेर में बनाया था, जिसका मुख्यालय इस राजपूताना रेजिडेंसी है। ये एजीजी जहाँ बैठता है इसका मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में जून जुलाई में हुआ करता था। अजमेर में तो होता ही होता था, परंतु जून जुलाई में इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ? माउंट आबू सिरोही में। कब? 1845 में परिवर्तित किया गया। देखिए, दोबारा से ये बात ऐसे नहीं, दोबारा समझाता हूँ मैं थोड़ा क्रम से इसको। अजमेर में एक पद था एजीजी, बता दिया। एजीजी के पद के लिए यहाँ पर कुछ मुख्यालय बनाए गए थे, वो राजपूताना रेजिडेंसी के द्वारा बनाया गया। ये पद भी एक राजपूताना रेजिडेंसी का देन है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में हुई थी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी अजमेर में, परंतु ये राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी। राजपूताना रेजिडेंसी में एजीजी क्या था? बैठा करता था। एजीजी कहाँ पर बैठता था? राजपूताना रेजिडेंसी। और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ पर हुई? अजमेर में। ठीक। परंतु 1845 में इसका मुख्यालय जून जुलाई के लिए, केवल और केवल जून जुलाई के लिए माउंट आबू सिरोही कर दिया गया था। ओके, अब समझा चुका होगा। नेक्स्ट, ठिकाने कितने? ठिकाने कितने हो गए? 3। एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, उसकी हमने बात कर ली है, अजमेर था। अजमेर में एक एजीजी था। एजीजी कहाँ पर बैठता था? राजपूताना रेजिडेंसी में बैठता था। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में, और 1845 में उसका मुख्यालय चेंज हुआ
और जून जुलाई के लिए कहाँ माउंट आबू सिरोही कर दिया गया था। ठीक है, और आप वहाँ से देख लेना, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ठिकानों के बारे में। ठिकानों के बाद रियासतों की बात करेंगे। तो ठिकाने कितने थे? 3 थे। 3 ठिकानों के नाम बताइए। तो 3 ठिकाने, एक निमराना अलवर, एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा और एक लावा टोंक। बस इनके नाम याद रखना और कुछ नहीं। ठिकाने कितने थे? 3। एक निमराना, निमराना कहाँ पर था? अलवर में था। ठिकाने का नाम था निमराना, निमराना कहाँ पर था? अलवर में था। एक कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना था, कहाँ पर था? बांसवाड़ा में था। और एक लावा, लावा ठिकाना था, कहाँ पर था? टोंक में था। तो आपको तीनों पता चल गए, ठिकानों की बात कवर। अब हम बात करते हैं रियासतों के बारे में। देखिए कितनी रियासतें बताई थी मैंने? 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। 19 में एक रियासत थी अलवर। पहली रियासत अलवर। अलवर में कौन सा राजवंश? नरुका राजवंश। एक रियासत थी भरतपुर। भरतपुर। एक और थी धौलपुर। 2 रियासतें ये हो गई। कितनी हो गई? 3। ऐसे नहीं करवाऊंगा, देखिए स्पीड में करवाऊंगा थोड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आपको पता है। अलवर रियासत, अलवर रियासत में नरुका राजवंश था। भरतपुर और धौलपुर रियासत थी, यहाँ पर जाट राजवंश था। करौली, करौली भी एक रियासत थी जहाँ पर यादव राजवंश था। तो यहाँ तक कितनी हो गई? 4 हो गई है। नेक्स्ट, उसके बारे में बात करें तो एक रियासत थी बांसवाड़ा, एक रियासत थी डूंगरपुर और एक रियासत थी प्रतापगढ़। जहाँ के शासक कौन थे? महारावल। कहाँ कौन थे? महारावल। एक रियासत थी उदयपुर। उदयपुर सबसे प्राचीन रियासत थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर, जहाँ पर कौन सा राजवंश था? मेवाड़ या गोहिल राजवंश कह सकता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए एक रियासत थी झालावाड़, एक थी कोटा, एक टोंक और एक बूंदी। कितनी रियासतें? और 4। टोंक रियासत में मुस्लिम रियासत थी, टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। झालावाड़ नवीन रियासत थी। झालावाड़ कैसी थी? नवीन रियासत थी। झालावाड़ नवीन रियासत थी। और बात करूं तो झालावाड़, कोटा और बूंदी में हाड़ा राजवंश था। कौन सा राजवंश था? हाड़ा। परंतु टोंक में मुस्लिम रियासत थी। ठीक, बात करें आगे, जयपुर, जयपुर में आमेर, आमेर कछुआ राजवंश था। ओके, जयपुर, जयपुर में आमेर, आमेर का राजवंश कह दो चाहे कछुआ राजवंश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस रियासत की थी? जयपुर रियासत की। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे, ये इम्पोर्टेंट बनते जाएंगे। ये नवीन रियासत, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, एक रियासत थी जैसलमेर। ओके, तो एक रियासत कौन सी थी? एक रियासत थी जैसलमेर, जिस जहाँ पर भाटी राजवंश था या मांड या वल्लभ जहाँ का क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये 19 वाली मैंने पहले करवा दी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये कवर ही हो जाए सारी सारी, इसलिए करवा दी। कोई बात नहीं है, बस आपको कहा है ना वो काम करना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस क्लास पर कम से कम मुझे 50 लाइक चाहिए। अगर 50 लाइक आ गए
तो आपके लिए अगली क्लास इससे बेटर लेकर आऊँगा। ओके, आगे हम रियासत की बात करें तो एक रियासत है जोधपुर, एक है बीकानेर और एक है किशनगढ़। जोधपुर रियासत की बात करें तो जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत में राठौड़ थे। कौन थे? राठौड़। अब हम एक एक रियासत पर चलते हैं। जोधपुर को मारवाड़ भी कहा जाता है, और मारवाड़ जो या जोधपुर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। क्या है? क्षेत्रफल की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर जो रियासत थी, बीकानेर का जो क्षेत्र है इसे जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सिरोही। सिरोही में देवड़ा राजवंश था। कौन सा राजवंश? देवड़ा। और बात रही है लास्ट, तो लास्ट बात और कर लेते हैं, एक छोटी सी की तो बात है। देखिए, शाहपुरा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। कितनी रियासतें कर ली? 18 तो यहाँ पर कवर है, और एक रियासत मैंने यहाँ पर कहा था, ये देखो 19 नंबर। तो रियासतें कितनी कवर हो गई? 19 हो गई ना। ये देखो 19 की 19 रियासतें करवा दी है, प्रत्येक रियासत की बात करवा दी। यहाँ पर अपना टॉपिक हुआ समाप्त, शायद देख ही लेते। हाँ, टॉपिक हो गया समाप्त, परंतु कुछ बात और है जो मैं करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपके लिए नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें ये नहीं करवाया जाएगा, ये यहीं पर करवाया जाएगा बस। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्लास में बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, पुरातात्विक स्थल, आपका टॉपिक नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल। तो उसके बारे में कुछ बातें हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन बातें हैं। प्राक ऐतिहासिक काल की बात करूं तो ऐसे मान लो कि सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल यानी मिडल, और ऐतिहासिक काल यानी कि अब वर्तमान में। देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल वह युग जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। अरे, बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह लिख सकता है? क्या लिख सकता है? नहीं लिख सकता। लिख ही नहीं सकता तो वह पढ़ सकता है? पढ़ भी नहीं सकता। यानी कि वह युग जहाँ पर न तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए ना ही पढ़े गए, वो क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, इसमें मानव को अग्नि की जानकारी थी, अग्नि की जानकारी थी, परंतु पहिए की जानकारी नहीं थी। ये ध्यान रखना, अग्नि की जानकारी थी परंतु पहिए की जानकारी नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक की सब बातें कवर हो गई। इधर का मैटर तो हुआ क्लोज, ये सारा हमने कर लिया। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, वह युग जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया। देखो, अब बच्चा हुआ 6-7 साल का, तो स्कूल जाने लगा, उसे मास्टर जी ने कुछ सिखाया, कुछ लिखना, तो सबसे पहले तो स्लेटी देते हैं, स्लेटी पर कै कबूतर मंडवाते हैं, है ना। तो लिख तो सकता है, परंतु उसे पता है क्या वो कै कबूतर है, या वो बोल सकता है क्या, उसे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखित साक्ष्य तो लिखे गए थे आदि ऐतिहासिक काल में, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो वो है आदि ऐतिहासिक काल। इसके एग्जाम्पल है कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन का प्रारंभ आदि ऐतिहासिक काल में हुआ। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की जब भी बात करूं तो ऐतिहासिक काल को वर्तमान में ले लो, जिसमें हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यानी कि अब हम जवान हो गए हैं, तो हम 12वीं पास कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो भी है वो देखो, तो अब हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। कोई सामने एक बात सुना दे तो उसे 2 बातें सुना भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यानी कि ऐतिहासिक काल जो वर्तमान में है, यहाँ पर पहिए की जानकारी है, पहिए की यहाँ से मिल ही चुकी है। औजारों की पहिए की जानकारी यहाँ नहीं थी, यहाँ पर अग्नि की जानकारी थी। पहिए की जानकारी किस काल में मिली है? ऐतिहासिक काल में। औजारों की जानकारी भी ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पर अपना ये मैटर हुआ क्लोज। तो
इस पीडीएफ को लेकर आपको कोई भी डाउट हो, इस पीडीएफ में कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप कमेंट में कुछ लिख देना कि यह समझ नहीं आया, वरना देखेंगे नेक्स्ट क्लास में उसका सलूशन लेकर आऊँगा। और इस क्लास पर मुझे 50+ लाइक चाहिए, तभी नेक्स्ट क्लास आपके लिए बेटर आएगी, वरना देखी जाए कैसी आएगी। ओके, तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए 2-2 3-3 दिन लगाते हैं, फिर आपके लिए एक वीडियो बनता है, तो आप भी थोड़ा ध्यान दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा।